हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ सेट पेपर 1 परीक्षा के लिए है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपके लिए क्वेश्चन है ये शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आ गया है। वेन डायग्राम इस प्रकार का है। डायग्राम है जो वर्गों के बुलियन अलजेब्रा की मदद से प्राथमिक अनुमानों की सत्यता का प्रतिनिधित्व और मूल्यांकन करता है। वर्गों के बुलियन अलजेब्रा की मदद से प्राथमिक अनुमानों की वैधता का प्रतिनिधित्व और मूल्यांकन करता है। वर्गों के बुलियन अलजेब्रा की मदद से प्राथमिक अनुमानों की वैधता का प्रतिनिधित्व करता है परंतु मूल्यांकन नहीं करता है। वर्गों के बुलियन अलजेब्रा की मदद से प्राथमिक अनुमानों की वैधता का मूल्यांकन करता है परंतु निधित्व नहीं करता है। इसमें सी आंसर क्या हो जाएगा? ये वेन डायग्राम में पूछा गया प्रश्न है ये। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्गों के बुलियन अलजेब्रा की मदद से प्राथमिक अनुमानों की वैधता का प्रतिनिधित्व और मूल्यांकन ये करता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आगमनात्मक तर्कशास्त्र युक्ति वाक्य किस प्रकार का है? तो निष्कर्ष का समर्थन और उसके अनुगमन करने का अध्ययन करता है। निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता अपितु उसके अनुगमन करने का अध्ययन करता है। निष्कर्ष का न तो समर्थन करता है न ही उसके अनुगमन करने का अध्ययन करता है। निष्कर्ष का समर्थन करता है किंतु उसके अनुगमन करने का अध्ययन नहीं करता है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? आगमनात्मक तर्कशास्त्र जो युक्ति वाक्य किस प्रकार का है? ये निष्कर्ष का समर्थन करता है किंतु उसके अनुगमन करने का अध्ययन नहीं करता है ये। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, निम्न सूचित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? निम्न सूचित कूट में से चुने। कुछ युक्तियां जो पूर्णतः वैध नहीं है वो अधिकतर वैध हैं। ठोस युक्ति अवैध हो सकती है। निश्चयवाचक युक्ति में संभवतः गलत निष्कर्ष हो सकता है। विधान सत्यात्मक अथवा असत्यात्मक हो सकता है। इसमें कूट भाषा दी गई है 1 और 2, 1, 3 और 4, केवल 4, 3 और 4। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न सूचित कथनों में से कौन से कथन है सत्य है? निम्न सूचित कूट में से चुने, जो सत्य है वही चुनने हमें। इसमें केवल 4 हो जाएगा हमारा। विधान सत्यात्मक अथवा असत्यात्मक हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। यदि वर्ग की भुजा में 40% वृद्धि होती है तो वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ता है या घटता है? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि वर्ग की भुजा में 40% वृद्धि होती है तो वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी त्रिभुज आयत वर्गवृत्त तथा अन्य दो विमीय आकृतियों के दिए गए मानों को x% बढ़ाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ बढ़ेगा जरूर। देखिए किस प्रकार हुआ कि x दिया गया है हमारा x प्लस 200 हो जाएगा ये बटे में 100 इस प्रकार हो जाएगा, ये प्रतिशत हो जाएगा। यानी x का जो ये है x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। इसका 2 गुणा में 40 आगे 40 गुणा में 40 हो जाएगा। x का स्क्वायर हो गया बटे में 100 हो जाएगा। इस प्रकार ये जो हमारा आएगा 80 प्लस 1600 बटे में 100 प्लस दी 96 बटे में 100 आएगा। इस पर 96% हो जाएगा हमारा ये। आल तोड़ लीजिए 96% हो जाएगा। 16 8 96 हो जाएगा ये। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। एक हॉल में 10 लैंप हैं, उनमें से प्रत्येक को अलग से बंद किया जा सकता है। हॉल को कितने तरीकों से प्रदीप्त किया जा सकता है? 102, 1023, 210 या 101। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हमारा 101 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं 2 के साथ प्रारंभ और समाप्त होती हैं? ये 2 के साथ तो प्रारंभ होती है और समाप्त भी 2 के साथ ही होती है। इसमें कैसी कितनी संख्या है इसमें?
ये 110 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 100 और 300 के बीच पूछी गई है। इस पर यदि आप 200 से लेकर देखिए 200 भी आएगा और 200 से 299 भी होगा, सबसे ज्यादा इसी में आएंगी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। 110 हो जाएंगे यार कंप्लीटली। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, एक कॉलेज में 300 छात्र हैं, प्रत्येक छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ता है और प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। समाचार पत्रों की कितनी संख्या आवश्यक है? एक कॉलेज में 300 छात्र हैं और प्रत्येक छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ता है और प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। तो समाचार पत्रों की कितनी संख्या आवश्यक है? कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30, ज्यादा से ज्यादा 20, पूरे 25 या पूरे 5? तो सी आंसर क्या हो जाएगा? ये पूरे 5 होने चाहिए क्योंकि 60 छात्र हैं, प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है और 300 छात्र हैं, यानी कि 5 ही होने चाहिए। 5 का 30, यानी कि एक छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ता है, तो 5 का 30 यानी 300 हो जाएंगे, यानी पूरे 5 समाचार पत्र होने चाहिए। ये डायग्राम दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों से कुल CO2 उत्सर्जन 5 MMT है। नीचे पाई चार्ट में विभिन्न क्षेत्रों से CO2 उत्सर्जन के प्रतिशत योगदान इंगित किया गया है। ये तापीय क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र 15%, घरेलू क्षेत्र 20%, वाणिज्यिक क्षेत्र दिया गया है। तो बताइए घरेलू क्षेत्र से कुल CO2 उत्सर्जन कितना है? 1.5 MMT, 2.5 MMT, 1.75 MMT या 0.75 MMT? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? कुल कार्बन जो है ये 5 पॉइंट है, ये ऊपर दिया गया 5 पॉइंट MMT है, ये 5 MMT है। और घरेलू कुल उत्सर्जन जो है घरेलू का 15% है। इसमें किस प्रकार निकालेंगे हम? 5 गुणा में 15/100 कर देंगे, यानी 0.75 MMT आ जाएगा हमारा। ये पाई चार्ट का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, तापीय ऊर्जा तथा परिवहन क्षेत्र दोनों से इकट्ठा कुल CO2 उत्सर्जन कितना है? 3.5 MMT, 1.5 MMT, 2.5 MMT या 4 MMT? तापीय तथा परिवहन क्षेत्र का पूछा गया है। तापीय में 35% है और परिवहन में 23% है। इसके दोनों को जोड़ लिया जाएगा, 35 और प्लस कितना हो जाएगा? ये 30 हमारा 65 हो जाएगा, 65% हो गया। तो 5 गुणा में 65/100 करेंगे हम, तो 325/100 हो जाएगा हमारा, यानी 3.25। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सी आंसर रहेगा इसमें, 3.25 MMT हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, मोबाइल फोन पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रचालन पद्धति उपयोग की जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडो विस्टा, एंड्रॉइड, विंडोज XP, ये सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोबाइल फोन पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रचालन पद्धति उपयोग की जाती है? ये कौन सी की जाती है? ये उपयुक्त सभी की जाती है, विंडो विस्टा, एंड्रॉइड और विंडोज XP, तीनों ही युक्तियां प्रयोग की जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। यदि बेस x में yx संख्या निरूपित करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लघुत्तम है? ये सबसे लघुत्तम पूछा गया, छोटा ABCD से कौन सा हो जाएगा हमारा सबसे छोटा? ये C हो जाएगा। 1111 की घात 10 है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके मशीन भाषा में बदला जा सकता है? ओरेकल, कंपाइलर, मैटलैब, असेंबलर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके मशीन भाषा में बदला जा सकता है? किसका होगा? ये कंपाइलर ही करता है। ये उच्च स्तरीय जो प्रोग्रामिंग भाषा होता है उसको मशीनी भाषा में कंपाइलर ही करता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? मशीन भाषा प्रोग्राम, उच्च स्तर का प्रोग्राम, वेब पेज या वेब सर्वर? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा?
HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। HTML का उपयोग जो है वेब पेज बनाने के लिए जाता है, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। इसे वेब पेजों के निर्माण के लिए प्रमुख मार्कअप भाषा है। शीर्षक, अनुच्छेद, सूची आदि जैसे पाठ्यक्रम, साथ ही लिंक, उदाहरण व अन्य मदों के लिए भी संरचनात्मक शब्दार्थ बताकर संरचित दस्तावेज तैयार करने के लिए यह एक जरिया प्रदान करती है। इसे हम HTML कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगला प्रश्न हमारा, DNS पद का तात्पर्य डोमेन नेम सिस्टम, डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम, डाउनलोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर या डिपेंडेंट नेम सर्वर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? DNS क्या होता है? इसका पद का पूरा नाम क्या होता है? ये डोमेन नेम सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डोमेन नाम प्रणाली जो है कंप्यूटर सेवा या किसी इंटरनेट या एक निजी नेटवर्क से जुड़े संसाधन के लिए एक क्रमिक नामकरण प्रणाली है। यह प्रतिभागी को दिए गए डोमेन नाम के साथ विभिन्न जानकारी एकत्रित करती है। सबसे खास बात यह है कि यह मनुष्यों के लिए अर्थपूर्ण डोमेन नामों को पूरी दुनिया में इन उपकरणों को पहचानने व संबंधित करने के लिए प्रयोजन से नेटवर्किंग उपकरणों के साथ जुड़ी संख्यात्मक, जिसे बाइनरी पहचान में बदल देती है। एक डोमेन नाम आमतौर पर दो या दो से अधिक भागों तकनीकी लेवल से बना होता है, जिन्हें पारंपरिक तौर पर डॉट से अलग किया जाता है, जैसे example.com। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। IPv4 और IPv6 पते एड्रेस हैं जिनका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटरों की पहचान करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से सही कथन ज्ञात कीजिए। देखिए एड्रेस दिए गए ऊपरी दो। IPv4 के लिए अपेक्षित बिट्स की संख्या IPv6 एड्रेस के लिए अपेक्षित बिट्स की संख्या से ज्यादा है। IPv4 एड्रेस के अपेक्षित बिट्स की संख्या IPv6 एड्रेस के लिए अपेक्षित बिट्स की संख्या से जितनी है। IPv4 एड्रेस के लिए अपेक्षित बिट्स की संख्या IPv6 एड्रेस के लिए अपेक्षित बिट्स की संख्या से कम होती है। ये IPv4 एड्रेस के लिए अपेक्षित बिट्स 64 होते हैं। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एड्रेस के बारे में पूछा गया है, सारा ही कंप्लीट जो प्रश्न है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। IPv4 जो है एड्रेस के लिए अपेक्षित बिट्स की संख्या जो है 6 एड्रेस के लिए अपेक्षित बिट्स की संख्या से कम होती है। ये ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। IPv का मतलब पूछा है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन है, जिसे 6 कहते हैं, के लिए अपेक्षित बिट्स की संख्या जो 128 बिट होती है, जबकि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसका फुल फॉर्म जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन है, ध्यान रखिएगा। तो 4 जो है के लिए अपेक्षित बिट्स की संख्या 32 बिट होती है। इस 6 की जो है इसकी हमारी 128 बिट होती है और 4 की जो है 32 बिट होती है, ये ध्यान रखिए आप। इसलिए छोटे बटे, इसलिए 4 हमारा ये 6 एड्रेस के लिए अपेक्षित बिट्स की संख्या कम होती है। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एरोसॉल्स। में सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से प्रदूषक है तो मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, यानी कि हमारे श्वास नली को कौन सा प्रदूषक जो है प्रभावित करता है? ये सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। इसकी परिभाषा भी है, सल्फर डाइऑक्साइड से श्वसन में कठिनाई हो आती है। ज्यादा मात्रा में श्वसन के साथ यह गैस जौन से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, जबकि मोनोऑक्साइड कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के एक से मिलकर बना होता है। इसका अनुसूत्र CO होता है। यह गैस यह अवस्था में पाई जाती है। मेथेन गैस से पानी मिलाने पर भी यह बनती है। मेथेन हाइड्रोजन युक्त करती है, जिसे CH4 प्लस H2O या CO या 3H2 बन जाती है। यह एक जहरीली गैस है। यह लाल रक्त
में हीमोग्लोबिन के साथ प्रारंभ में ही क्रिया कर लेती है एवं श्वसन क्रिया को उल्टा कर देती है। या शरीर के अंदर जाए तो पहले दम घुटता है, बाद में बेहोशी आती है, और अंदर जाए तो मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है। दोस्तों आज की जो वीडियो है हम ये समाप्त करते हैं। वीडियो कैसे लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।